कहानी की शुरुआत में लाल बालों वाला लड़का कहता है, प्रिय ग्राहक, मुझे आपको एस्कॉर्ट करने दे। ये कहने के तुरंत बाद वो सबकी आंखों के सामने से गायब हो गया, जबकि हैरान योद्धा ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कहाँ गया था। एक भयानक छाया सीधे उनके सिर के ऊपर दिखाई दी। मूनलाइट व्हर्लविंड कौशल का उपयोग करते हुए हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर ने शेष अधिकांश दुश्मनों को काट डाला। युद्ध के मैदान में दिखाई देने वाला बवंडर पास खड़े सभी लोगों को अपनी ओर खींचने लगा। उसके विरोधियों के भयभीत चेहरों ने लाल बालों वाले तलवारबाज को हंसाया। वर्ल्ड गिल्ड अलायंस, ये ऐसे कमजोरों के लिए बहुत बड़ा नाम है। वे तो दुनिया के हारे हुए लोगों की पार्टी जैसे हैं। लाल बालों वाले तलवारबाज के ऐसे अहंकार ने पार्टी के शूरवीरों को क्रोधित कर दिया। अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा करके वे खतरे पर झपट पड़े और यही उनकी घातक गलती बन गई। अगर वे बस यहाँ से निकल गए होते तो शायद उनमें से कुछ अभी भी जीवित होते। अब वे सब नरक की आग में जलेंगे। ग्रैंड टूरिस्ट के सिर पर बैठे किंग जी सॉक ने अपने उद्धारकर्ता को वर्ल्ड गिल्ड अलायंस के बचे हुए सदस्यों को जलाते हुए देखा। इस लाल बालों वाले तलवारबाज ने जो अविश्वसनीय ताकत दिखाई, उसने उसे भी चकित कर दिया। वहीं बगल में बैठे बूढ़े आदमी किम ने उस व्यक्ति का खुलासा किया कि वह कौन था। वो हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर कहलाता है और क्रोनो लाइफ के सभी खिलाड़ियों में से सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक है। ये पहचानकर जी सॉक झिझका। क्या होता अगर ये बंदा छड़ी वाले उस कमीने से लड़ा होता? उनमें से कौन प्रबल होता? जबकि जी सॉक ये सोच रहा था, उसके पीछे याहिम के दस्ते के बचे हुए सदस्य ग्रैंड टूरिस्ट के सिर के ठीक नीचे लटक रहे थे। उन्होंने चुपचाप अपने आधे मृत कमांडर को उठाया। ग्रैंड टूरिस्ट के सिर पर अपने आधे मृत कमांडर को चुपचाप उठाने के बाद उन्होंने आगे क्या करना चाहिए इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। सभी गिल्ड कमांडर मर चुके थे। उसी समय वह बंदा जो ड्रैगन के सिर को नियंत्रित कर रहा था, लापरवाही से वहां बैठा था और उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। इस लड़ाई को जीतने का उनके पास जरा भी मौका नहीं था, लेकिन वे अभी भी पिछली बार का बदला उस फावड़े वाले बंदे से ले सकते थे। साथ ही उसने जो कहा था उसके आधार पर वो अपने साथ ढेर सारे हीरे लिए हुए था, जो एक अच्छा इनाम हो सकता था। इसलिए कार्य करने का निर्णय लेते हुए याहिम के दस्ते ने ऐसा करने की तैयारी की। जी सॉक ने दोस्ताना अंदाज में कहा, उनकी बातचीत में शामिल होने का फैसला करते हुए। डरे हुए पीड़ितों के बगल में उतरते हुए उसने उनसे पूछा कि वे किससे बदला लेने आए थे। खैर, अगर वे अपनी क्षमताओं में इतने आश्वस्त थे तो वो उन्हें हतोत्साहित नहीं करने वाला था। एक रोबो किक का उपयोग करके उसने जोइम के दस्ते के सदस्यों को कीमा बना दिया। ऐसे शक्तिशाली वार से हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर का ध्यान आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। लाल बालों वाला तलवारबाज हंसा और टिप्पणी की कि ये बच्चा उतना बुरा नहीं था जितना उसने मूल रूप से सोचा था। जब लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई तो वो अपने सम्मानित क्लाइंट के पास गया। जी सॉक ने अपने उद्धारकर्ता को मदद के लिए धन्यवाद दिया, जिस पर बाद वाले ने साफ साफ जवाब दिया कि उसने ये केवल पैसे के लिए किया था। जब वे दोनों बातें करने में व्यस्त थे, मिस हॉक ने चुपचाप खिसकने की कोशिश की, लेकिन बस एक सेकंड बाद उसका चेहरा सीधे एक जोड़ी पैरों से टकरा गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो मौत से भी बदतर नियति में फंसी है। कुछ देर तक तीनों एक दूसरे को चुपचाप घूरते रहे। जैसे ही वे सब ग्रैंड टूरिस्ट के सिर पर एक साथ सवार होकर चले, मिस हॉक ने ग्रैंड टूरिस्ट के सिर पर से चिल्लाते हुए दोनों सज्जनों से रुकने और कम से कम उसकी बात सुनने का आग्रह किया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वे डायमंडियम ले जा रहे थे। वर्ल्ड गिल्ड अलायंस तो केवल राक्षस को मारने के लिए आया था। उसे संदेह भरी नजर से देखते हुए जी सॉक ने पूछा कि उसे ये विचार कैसे आया कि उनके पास डायमंडियम था। तुम्ही ने तो सब कुछ चिक चिक के बताया था तुम्हारे पास डिमोडियम है। बॉने ने सहमति में सिर हिलाया, जिससे जी सॉक और भी चिढ़ गया। मिस्टर, मेरा एक सवाल है, जी सॉक ने अपने सामने बैठे व्यक्ति से कहा। लाल बालों वाले व्यक्ति ने बदले में उसे सलाह दी कि अगर वो मरना नहीं चाहता तो उसे मिस्टर हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर बुलाए। जी सॉक ने सोचा कि क्या जिस ग्राहक ने उसे बचाने के लिए भेजा था उसे पता था कि उसके पास डायमंडियम है। हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर ने जवाब दिया कि उनका चैरिटी का काम करने का कोई इरादा नहीं था। जाहिर है उसे उसकी खूबसूरत आंखों के लिए नहीं बचाया जा रहा था। इस तरह के जवाब से जी सॉक हैरान रह गया। ये अजीब था कि उन्होंने उसे बचाने का विकल्प चुना बजाय इसके कि वे जो चाहते थे उसे जबरदस्ती ले लेते। ये बंदा वाकई अजीब है। हालांकि इस समय जी सॉक के पास ग्राहक से मिलने जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी देर बाद वे शहर पहुंचे। हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर तुरंत क्लाइंट को शुरुआती प्लाजा में ले आया और मुझे नहीं लगता कि ये सबसे अच्छा विचार था। शहर में बचे हुए गिल्ड सदस्यों तक अफवाहें पहुंची और इसलिए उन्होंने जी सॉक और उसके साथी के साथ सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सामने खड़ा नाइट ने कहा कि ये दोनों वही थे जिन्होंने उनके गठबंधन को नष्ट कर दिया था। गठबंधन के अवशेष अनचाहे मेहमानों को अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन अचानक जी सॉक के सामने आते हुए मिस हॉक ने अपनी बाहें फैलाईं। उसने समझाया कि वो पार्टी का मेहमान था। सैनिक क्रोधित हो उठे, लेकिन महिला ने उन्हें तुरंत शांत कर दिया, ये याद दिलाते हुए कि हमला उन्होंने पहले किया था।
और जैसे ही सारी गलतफहमियां दूर हो गईं, मिस हॉक ने जी सॉक को शहर में जाने का सुझाव दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने ये स्पष्ट करने का फैसला किया कि क्या वो अपना वादा निभाएगा डायमंडियम का। जी सॉक और उसके साथी प्लाजा के ठीक बीच में आ गए। क्रोनो लाइफ में खेल शुरू होने के बाद ये पहली बार था कि वो इतनी भीड़-भाड़ वाली जगह पर था। वहां सचमुच सब कुछ था, स्वादिष्ट भोजन से लेकर बेहतरीन हथियारों तक। हालांकि मिस हॉक के साथ उनकी सैर के दौरान उन्हें बार बार रुकना पड़ा ताकि वो चीजों को सुलझा सके। प्लाजा में घूमते हुए उन्होंने खूब मजा किया और फव्वारे के पास एक छोटे से ब्रेक के दौरान उन्होंने एक योपी स्क्यूअर भी लिया। हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर ने उन्हें इसे आजमाने की सलाह दी, ये कहते हुए कि ये उसके साथी का पसंदीदा व्यंजन था। जीसॉक इस व्यंजन के स्वाद से इतना अभिभूत हो गया कि उसने इसे कुछ ही सेकंड में खा लिया। जब वो खा चुका तो लाल बालों वाले व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या उसे ये पसंद आया। तभी जी-शॉक की आंखों से खुशी की आंसू निकल रहा था। वैसे डोर किसी बात को लेकर चिंतित होने लगी थी। क्या उनके लिए ऐसे समय बर्बाद करना ठीक था? क्या वे कुछ बेचने नहीं जा रहे थे? तीनों खिलाड़ियों और बॉने ने बेमन से कहा, अपनी अकल्पनीय आलस्य से डोर को प्रभावित करते हुए। हालांकि जी-सॉक को वास्तव में उस ग्राहक से त्वरित परिचय की आवश्यकता थी जिसने उसे बचाया था। जिस ग्राहक ने उसे बचाया था उससे एक त्वरित परिचय। और मुख्य किरदार को यह विचार एक रहस्यमय आवाज से आया जो पास से सुनाई दी। अपना सिर घुमाते ही लड़के ने एक अपरिचित हरे बालों वाले आदमी को देखा जो चाय पी रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुस्कुराते हुए हार्ट हीटर ने कहा कि उससे मिलकर अच्छा लगा। वही था जिसने हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर से एमसी को यहाँ लाने के लिए कहा था। वह अकेला है। शार्क का मुख्य व्यवसाय ऋण का है और ऐसी ही अन्य चीजें। हार्ट हीटर ने सुना था कि उसका ग्राहक पहले ही आ चुका था, लेकिन चूंकि वो बहुत देर से गायब था इसलिए उसने खुद उसे खोजने का फैसला किया। वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं था कि हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर ने बात नहीं मानी। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब समय आ गया है कि आपको सटीक कारण बताया जाए कि ऋण शार्क अपने ग्राहक को क्यों ढूंढ रहा था। लेकिन जैसे ही हार्ट हीटर ने अपना मुंह खोला, जी-सॉक समझ गया कि वो उससे क्या चाहता था। वो उससे डायमंडियम खरीदना चाहता है ना? ऐसी सरलता से साहूकार प्रसन्न हुआ। वो अपनी शर्तें बताने ही वाला था कि अचानक उसके आसपास सब कुछ हिल गया। चौंका हुआ जी-सॉक ने पूछा कि क्या ये भूकंप था। हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर के चेहरे से ये स्पष्ट था कि उसने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। हार्ट हीटर ने मुस्कुराते हुए चुपचाप बुदबुदाया, इसलिए आश्रय में मिलना फायदेमंद था। एक विशाल सुनहरे सिंहासन का मालिक, क्रोनो लाइफ का एक महान व्यापारी, स्लोथ रायट। जैसे ही सुनहरा सिंहासन प्लाजा के ऊपर दिखाई दिया, हर कोई सदमे से जम गया। स्लोथ रायट क्रोनो लाइफ के मुख्य सर्वर का एक एनपीसी है, लेकिन वह दूसरी दुनिया में कैसे आ गया? वो विशाल सुनहरा सिंहासन इस बात का पूर्वाभास दे रहा था कि एक शक्तिशाली प्राणी उनके सामने प्रकट होने वाला था। हालांकि उन सभी ने अपने सामने बस एक छोटे लड़के को देखा। यह स्पष्ट रूप से वैसा नहीं था जैसा उन्होंने महान व्यापारी स्लोथ रायट से मिलने की कल्पना की थी। ऐसे नज़ारे से सभी खिलाड़ी अचंभे में जम गए और केवल एनपीसी को ही स्लोथ रायट से निकलने वाली अविश्वसनीय आभा महसूस हुई। आह भरते हुए महान व्यापारी ने संक्षेप में सब कुछ कहने का फैसला किया। अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने अपने सामने खड़े लड़के से डायमंडियम बेचने के लिए कहा। हार्ट हीटर ने लॉर्ड रायट का विनम्रता से अभिवादन किया, लेकिन जब उसने ये समझाने की कोशिश की कि उसने पहले जी-सॉक के साथ सौदा करने का फैसला किया था, तो महान व्यापारी ने उसे चुप रहने का आदेश दिया। वो एक अकेला शार्क है, सांप की तरह फिसलन भरा, ठीक उसी कमीने की तरह जिसने उसे वो आदेश दिया था। उसका मालिक अकल्पनीय रूप से मूर्ख है जो सोचता है कि वो महान व्यापारी से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। लॉर्ड रायट के ऐसे शब्दों से हार्ट हीटर के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। हालांकि मुस्कान उसके चेहरे से लगभग कभी नहीं जाती। इस बार इसने उसकी रक्तपात और पागलपन को प्रदर्शित किया। बॉस, जब तक वो मरना नहीं चाहता। लॉर्ड रायट बदले में एक बार फिर आश्वस्त हो गए कि ऋण शार्क के शिष्टाचार खराब थे। हालांकि उसे उनके स्तरों के बीच का अंतर दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि अचानक जी-सॉक उनके बीच खड़ा हो गया और उनसे शांत होने के लिए कहा। जैसा कि उसे एहसास हुआ कि वे दोनों उस उत्पाद को खरीदना चाहते थे जिसे उसे खुद बेचना था। चीजें उसके लिए उम्मीद से भी बेहतर हो रही थीं। प्रतिस्पर्धा का मतलब था कि वो सामान का मूल्य कई गुना बढ़ा सकता था। तो प्रिय ग्राहकों, आप कितनी पेशकश करने को तैयार हैं? आई होप आपको ये नया एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए।